बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम स्केलेटल मसल्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। स्केलेटल मसल्स बॉडी में पाए जाने वाले मोस्ट अबेंडेंट मसल्स हैं जो हमारी बॉडी का तकरीबन 30 to 40% वेट बनाते हैं। ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा मस्कुलर वर्टिब्रेट सिस्टम होता है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। हमारी बॉडी में इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे ये हमें अपने बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा बोन्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करने में हेल्प आउट करते हैं, हमारे जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उनको प्रॉपर प्लेस पे होल्ड करके रखते हैं। इसके अलावा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जैसे प्रोसेस में इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। पहले हम इसकी स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं और उसके बाद हम इसकी फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इसकी स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये मसल्स स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच होते हैं, यानी ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं विद द बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम टेंडन कहते हैं। ये स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, यानी इनमें स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, धारियाँ पाई जाती हैं, जो कि इसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर सार्कोमेयर के बार बार रिपीट होने की वजह से अपेयर होता है। उसका स्ट्रक्चर हम डिटेल में आगे देखेंगे। उसके बाद इसकी थर्ड मेन फीचर ये है कि ये वॉयलेंट्री मसल्स होते हैं। इनकी मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इस बात को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि इन मसल्स ने कब वर्क करना है। ब्रेन में ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा इनकी ब्रांचिंग नहीं होती और इसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। इसकी फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स में मेन कैरेक्टरिस्टिक्स 4 हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टाइलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। जो इसकी सबसे पहली फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है वो है कॉन्ट्रैक्टाइलिटी। कॉन्ट्रैक्टाइलिटी इज़ द एबिलिटी टू शॉर्टन विद फोर्स, यानी जब स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये जिस स्ट्रक्चर के साथ ये अटैच होते हैं उसको मूव करवाते हैं। दूसरी इसकी फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ स्केलेटल मसल्स टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। जब स्टिमुलस पहुंचता है नर्वस सिस्टम के थ्रू स्केलेटल मसल के पास, तो हम इसे कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कॉन्शियसली कंट्रोल करके उस बोन को मूव करा सकते हैं जिसके साथ ये स्केलेटल मसल अटैच होते हैं। उसके बाद इसकी थर्ड फीचर है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब ये है कि जो स्केलेटल मसल्स हैं ये स्ट्रेच हो सकते हैं, ये अपनी नॉर्मल रेस्टिंग लेंथ तक भी स्ट्रेच होते हैं और उससे बियॉन्ड भी हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी ये चीज़ होती है कि जो भी चीज़ स्ट्रेच हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर सकती है आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड। अगर हम इसकी जर्नल ऑर्गेनाइजेशन देखें तो सबसे पहले जो है वो स्केलेटल मसल्स आते हैं, जो कि मसल फाइबर्स पे मुश्तमिल होते हैं। मसल फाइबर्स फर्दर मायोफिब्रिल्स पे मुश्तमिल होते हैं। मायोफिब्रिल्स के जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं उन्हें सार्कोमेयर्स कहते हैं। सार्कोमेयर मायोफिलामेंट्स से बने होते हैं, और मायोफिलामेंट्स मेनली एक्टिन और मियोसिन से बनते हैं। अब हम इन सब का डिटेल्ड स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। ये हमारे पास स्केलेटल मसल का डिटेल स्ट्रक्चर है। मसल बोन के साथ अटैच होता है टेंडन की मदद से, और टेंडन जो है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एक बैंड होता है जो कि मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है। और इसके अलावा इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये मैकेनिकल फोर्स को ट्रांसमिट करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जो मसल होता है उसके गिर्द एक फाइब्रस टिश्यू का इन्वेलप होता है जिसको एपीमाइसियम कहा जाता है। एपी का मतलब होता है ऑन, एंड माइसियम का मतलब होता है मसल। तो ये इंटायर मसल को जो इन्वेलप सराउंड कर रहा होता है उसको एपीमाइसियम कहते हैं,
और इसका फंक्शन ये होता है कि ये मसल को फ्रिक्शन से बचाता है अगेंस्ट अदर मसल्स और बोन्स के। इसके अलावा ये जो एपिमाइसियम होता है ये टेंडन के साथ कंटिन्यूस होता है और यहाँ पे आके ये थिक और कोलेजनस हो जाता है, यानी इसमें कोलेजन का जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है। जो हमारे पास स्केलेटल मसल होता है वो फर्दर कंपोज होता है मसल फाइबर्स के साथ। मसल फाइबर्स को मसल सेल्स भी कहते हैं। ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और इसमें मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ये ह्यूज सेल्स होते हैं और इनका डायमीटर तकरीबन 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। जो मसल फाइबर्स होते हैं या मसल सेल्स होते हैं वो भी बंडल की फॉर्म में होते हैं और उसके गिर्द जो मेम्ब्रेन पाई जाती है या इन्वेलप पाई जाती है उसको पेरीमाइसियम कहते हैं। ये भी कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट होती है जो कि ग्रुप ऑफ मसल फाइबर को सराउंड करती है और एक पेरीमाइसियम में तकरीबन 10 to 100 मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो मसल फाइबर्स होते हैं वो फर्दर कंपोज्ड होते हैं मायोफिब्रिल्स के साथ। और जो मसल फाइबर्स होते हैं उनके गिर्द जो बंडल ऑफ मसल फाइबर होता है उसके गिर्द पेरीमाइसियम होता है और इस जो ईच मसल सेल होता है उसके गिर्द जो इन्वेलप होता है उसे एंडोमाइसियम कहा जाता है। ये जो एंडोमाइसियम होता है ये मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग होती है, यानी कि ये सार्कोलीमा के बाहर प्रेजेंट होती है। जो एंडोमाइसियम है वो पेरीमाइसियम और एपीमाइसियम के साथ मिल के टेंडन को क्रिएट करती है और मसल को ओवरऑल बोन के साथ कनेक्ट कर देती है, यानी कि ये मसल और बोन का एक कनेक्शन बनाती है। जो मसल सेल्स होते हैं उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। ये भी आम सेल के साइटोप्लाज्म की तरह होता है लेकिन इसमें ग्लाइकोजन स्टोर होती है और इसमें मायोग्लोबिन का कंटेंट ज़्यादा होता है। मायोग्लोबिन मसल हेमोग्लोबिन को कहा जाता है जो कि मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है एक स्पेशलाइज्ड माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं जिन्हें सार्कोसोम्स कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया का कंटेंट दूसरे सेल्स के मुकाबले में मसल सेल्स के अंदर स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम अंडर हाई मैग्नीफिकेशन देखें तो जो मसल फाइबर्स होते हैं यानी मसल सेल्स होते हैं वो फर्दर कंपोज्ड होते हैं मायोफिब्रिल से। यानी ये जो मायोफिब्रिल्स हैं ये मसल फाइबर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है। मायोफिब्रिल का डायमीटर तकरीबन 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है और ये छोटे छोटे कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट से बने होते हैं जिन्हें सार्कोमेयर कहा जाता है। जो सार्कोमेयर होता है उसमें डार्क और लाइट बेंड्स प्रेजेंट होते हैं। इन डार्क और लाइट बेंड की प्रेजेंस की वजह से हमें ओवरऑल जब हम स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें उसमें स्ट्रिप्स यानी कि धारियाँ नज़र आती हैं। जो सार्कोमेयर का जो डार्क बेंड होता है उसे ए बेंड कहते हैं, जो यहाँ पे रेड कलर से शो किया गया है। ये जो ए बैंड होता है ये थिक फिलामेंट से बना होता है और थिक फिलामेंट मियोसिन प्रोटीन से बना होता है, जबकि इसका जो लाइट बैंड है उसको आई बैंड कहते हैं और ये मेनली एक्टिन प्रोटीन से बना होता है जो यहाँ पे ब्लू कलर से शो किया गया है। अब ये जो ए बैंड है इसके पास एक लाइटर स्ट्रिप होता है। इसका जो मिड सेक्शन होता है वो लाइट कलर का होता है, लाइट होता है, इसको एज जोन कहते हैं। जो म्योसिन का स्ट्रक्चर होता है उसमें हेड और टेल दोनों होते हैं। अब ये जो एज जोन है इसमें म्योसिन का हेड प्रेजेंट नहीं होता, इसको नो हेड जोन भी कहा जाता है। जो एच जोन है इसके सेंटर में एक डार्क लाइन होती है जिसको हम एम लाइन कहते हैं, जबकि जो आई बैंड है उसके दरमियान की जो लाइन है उसको जी लाइन कहा जाता है।
अब ये जो सार्कोमेयर स्ट्रक्चर है या जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिपीटिंग यूनिट है, ये दो जी लाइन के दरमियान के रीजन को कहा जाता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती है स्केलेटल मसल की, ये टोटली डिपेंड कर रही होती है इस सार्कोमेयर की कॉन्ट्रैक्शन पे। इसके मुतालिक एक मॉडल भी प्रेजेंट किया गया जिसको स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहा जाता है। इसमें जब सिग्नल ब्रेन से पास होता है इफेक्टर यानी कि मसल को टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें ये जो सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इसकी ये जो जी लाइंस हैं ये एक दूसरे के करीब आती हैं, जिसकी वजह से ये एच जोन जो है वो डिसअपेयर हो जाता है। जो आई बेंड्स हैं यानी थिन फिलामेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जबकि जो ए बेंड है यानी थिक फिलामेंट है वो अपनी जगह पे कांस्टेंट ही रहता है। ये चीज़ नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है जिसमें एटीपी अपना रोल प्ले करता है, और इस सूरत में जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एटीपी यूटिलाइज होता है, और यूटिलाइज होने के बाद ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वापस इसकी जो जितना भी स्ट्रक्चर है ये वापस रिलैक्स हो जाता है। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में ये चीज़ बड़ी क्लियरली बताई गई है कि किस तरह से जो सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसके जो मेन इवेंट्स है वो ये होते हैं कि इसमें जो आई बैंड है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए बैंड कांस्टेंट रहता है, एच जोन डिसअपेयर हो जाता है, और जो जी लाइंस हैं वो एक दूसरे के करीब आती हैं, और अल्टीमेटली इसका इफ़ेक्ट स्केलेटल मसल पे ये देखा जाता है कि स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जो मायोफिब्रिल्स होते हैं वो फर्दर कंपोज्ड होते हैं मायोफिलामेंट्स से। मायोफिलामेंट्स दो तरह के फिलामेंट से बने होते हैं, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट म्योसिन से बना होता है और ये 16 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। जो म्योसिन होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि इसका एक टेल रीजन होता है जो जाके टर्मिनेट होता है इनटू द टू ग्लोब्यूलर हेड्स। जो म्योसिन की टेल है वो टू पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है जो एक दूसरे के गिर्द कॉइल हुई होती हैं। थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर तकरीबन 7 to 8 नैनोमीटर थिक होता है, और ये मेनली एक्टिन मॉलिक्यूल से बना होता है जो कि टू चेन्स की फॉर्म में होता है। ये जो ग्लोब्यूलर सा हम स्ट्रक्चर देखते हैं ये हमारे पास थिन फिलामेंट है। जो अराउंड देम टू स्ट्रैंड ऑफ ट्रोपोमायोसिन, यानी एक्टिन के गिर जो है वो ट्रोपोमायोसिन के दो स्ट्रैंड होते हैं, और यहाँ पे एक और प्रोटीन अटैच होती है जिसको हम ट्रोपोनिन कहते हैं। इस डायग्राम में जो ट्रोपोनिन है उसको ग्रीन कलर से शो किया गया है, और जो ट्रोपोमायोसिन है उसको रेड लाइन से शो किया गया है। अब जो हमारे पास ईच म्योसिन फिलामेंट होता है वो तकरीबन 6 एक्टिन फिलामेंट से सराउंड हुआ होता है। अगर हम इसको सार्कोमेयर के रेफरेंस से देखें तो जो ए बेंड है वो कम्प्लीटली थिक फिलामेंट से बना होता है, उसमें थिक फिलामेंट प्रेजेंट होता है, और जो थिन फिलामेंट होता है वो एक्सटेंड हुआ होता है इन अक्रॉस आई बेंड एंड पार्टली इनटू द ए बेंड। अब जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना होता है तो सबसे पहले ब्रेन से सिग्नल पास होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, यानी वो साइड जो कि नर्वस सिस्टम को और स्केलेटल सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। वहाँ से जो मैसेज है वो स्केलेटल मसल में पास होता है। स्केलेटल मसल के सार्कोमेयर से कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं जो कि एक स्टिमुलस होता है फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये देखें कि इसका जो रिलेशन है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन से किस तरह से बनता है। तो जब मसल जो है वो रेस्टिंग स्टेज में होता है तो जो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन होती है वो इस तरह से होती है कि इसने वो सारी साइट्स कवर की होती हैं एक्टिन मॉलिक्यूल के ऊपर जहाँ पे मायोसिन के हेड ने बाइंड करना होता है। जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो जो कैल्शियम आयंस हैं वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से रिलीज होके ट्रोपोनिन के साथ आके बाइंड करते हैं और उसको अपनी जगह से स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं। इस डिस्प्लेस होने की वजह से जो
एक्टिन की साइट है वहाँ पे वो साइट एक्सपोज हो जाती है जिसके साथ म्योसिन के हेड ने बाइंड करना होता है। तो जो म्योसिन का हेड है वो एक्टिन के साथ बाइंड कर जाता है। जब एक्टिन के साथ बाइंड करता है तो जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर एटीपी की यूटिलाइजेशन होती है। जब एटीपी की यूटिलाइजेशन होती है, एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो ये जो हेड है वो इस एक्टिन फिलामेंट से डिटैच हो जाता है। लेकिन जब डेथ होती है तो जो एटीपी की कंसंट्रेशन है वो बॉडी में सडनली कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो म्योसिन का हेड है वो एक्टिन के साथ अटैच ही रहता है, जिसकी वजह से बॉडी में स्टिफनेस आती है और इस कंडीशन को रिगर मोर्टिस कहा जाता है। जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर है ये इस प्रिंसिपल पे बेस करती है ऑल आर नन। जितने भी फिब्रिल्स होते हैं वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में पार्टिसिपेट करते हैं और जो डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो डिपेंड कर रहा होता है कि कितने नंबर ऑफ फाइबर्स कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।